नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स थे वो चल रहे थे और मोल के जो हैं वो आप लोगों को पता होगा 2 लेक्चर डल चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक रहेगा उसी मोल में, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का हमारा नाम रहेगा कंसंट्रेशन टर्म्स। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दिया था कैसे होता है, एम्पेरिकल फार्मूला का प्रोसेस बता देता। बाकी के कुछ क्वेश्चन जो है मैं आगे डिटेल में बात करूंगा, ठीक है ना। मैंने आपको सिस्टम बता दिया कि क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला। तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स कंसंट्रेशन टर्म से पहले एक बात समझ लीजिए आप, ताकि थोड़ा सा मुझे क्लियर हो जाए बात बताने में, कि आपको ये पता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि व्हाट इज सॉल्यूशन। तो हम ऐसे कहते हैं इसके बारे में कि होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब होता है कि मिक्स करने के बाद एक ही फिजिकल स्टेट बन जाए, यानी हम ऐसा कह देते हैं कि सेम फिजिकल स्टेट हो जाएगी। होमोजेनस का मतलब हो जाएगा सेम फिजिकल स्टेट। जैसे आपने पानी के अंदर नमक को मिलाया तो कुछ देर के बाद नमक पूरी तरीके से घुल जाएगा, तो फिजिकल स्टेट जो होगी सेम होगी। फिजिकल स्टेट का मतलब तो भौतिक अवस्था, यानी एक ही टाइप की स्टेट हो गई, ठीक है, उसको कहते हैं अपन होमोजेनस। अब होता यह है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कम से कम 2 कंपोनेंट होंगे, जिसका नाम है सॉल्यूट, और अगले का नाम जो होता है उसको अपन कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो घोलता है बेसिकली। ये हमेशा अधिक मात्रा में होगा, इसको अपन कहते हैं कि ये एक्सेस अमाउंट में होगा। किस अमाउंट में होगा? ये एक्सेस अमाउंट में, हमेशा अधिक मात्रा में होगा। और अगर बात करूं सॉल्यूट की, तो ये हमेशा कम मात्रा में होगा, लेसर अमाउंट में होगा, लेसर अमाउंट में होगा। यानी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, अगर जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको अपन सॉल्वेंट कहेंगे, और जो कम मात्रा में होगा उसको अपन क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपने एक ग्लास ले रखा है और उस ग्लास में आपने पानी जो है, वाटर जो है वो ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया इस तरीके से। और वाटर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर बाहर से चीनी मिला दी या नमक मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, चलो ठीक है। तो अब सॉल्ट जो होगा उसका अमाउंट कम है, इसलिए यहाँ पर सॉल्ट जो होगा वो तो बिहेव करेगा एज ए सॉल्यूट, और वाटर जो है उसका अमाउंट ज़्यादा है तो वो एज ए किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्वेंट की तरह। सॉल्वेंट जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर हमारा सॉल्वेंट पानी होगा, H2 होगा, तो उस सॉल्यूशन का नाम हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। हिंदी में इसको अपन कहते हैं जलीय विलयन, अगर जल हुआ तो। अगर हमारा सॉल्वेंट एल्कोहल हुआ, क्या हुआ? एल्कोहल, तो उसको अपन नाम देते हैं एल्कोहलिक सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं इसको? एल्कोहलिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन अलग अलग टाइप का हो सकता है। जल हुआ, वाटर हुआ तो एक्वस सॉल्यूशन, एल्कोहल हुआ तो क्या कहते हैं? एल्कोहलिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? अब हमारा जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब होता है कि सॉल्यूशन की क्वांटिटी को, कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमने डिफरेंट क्वांटिटीज जो है वो बनाई है, ठीक है, जिसमें अलग अलग क्वांटिटीज है। सबसे पहले जो आती है उसका नाम क्या होता है? देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है, उसको अपन कह रहे हैं मोलरिटी। क्या नाम दे रहे हैं इसको अपन? मोलरिटी। मोलरिटी का डिनोट करते हैं अपन M से, ठीक है। होती क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं इसकी, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml और 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें जो भी सॉल्यूट के मोल होंगे उसको अपन कहते हैं मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml और 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां से मैं अगर इसका फॉर्मूला डेराइव करूं तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू, या एक बार इनटू हटा देते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
अगर आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लीटर में ले रखा है, ठीक है। इसी टाइप से m इजिकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मैंने कर दिया 1000, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ, इधर लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले रखा है, मिलीलीटर में ले रखा है। लीटर में ले रखा है तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर आपने मिलीलीटर में ले रखा है तो इसका मतलब फिर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा जो पॉइंट है इसकी यूनिट, यूनिट क्या होती है, तो मोलरिटी की जो यूनिट होती है ना वो होती है मोल पर लीटर। क्या होती है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब है कि 1 लीटर में इतने मोल है, ध्यान से समझिएगा। मोल पर लीटर का मतलब है कि 1 लीटर में, मोल पर लीटर का मतलब होता है कि 1 लीटर में इतने मोल होते हैं। कितने भी मोल हो सकते हैं, जैसे मान लेता हूं मैं x मोल है। इसके बाद एक पॉइंट ये भी है कि इट इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये किससे इफेक्ट होती है, टेम्परेचर से। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से इस पे है ना पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ता है। ये जनरल पॉइंट्स है, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल में कराऊंगा। जैसे एक न्यूमेरिकल तो मैं करवा देता हूँ, बाकी के जो न्यूमेरिकल है जब 2-3 टर्म्स हो जाएगी तब उसको मिक्स करके करवाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं आप लोगों के पास 25 ग्राम NaOH जो है वो प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड मोलरिटी, क्या निकालने के लिए कह रहा है, मोलरिटी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे क्या बताया था मैंने, नीचे बताया था आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट है कौन हमारा, तो सॉल्यूट है हमारा NaOH। तो कैसे निकाले, गिवन मास कितना दे रखा है 25 अपॉन मोलर मास। मोलर मास NaOH का होता है 40, ठीक है। ये तो आ गया मोल मेरे पास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो भी हमें दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 250, और आगे यूनिट लगा रहा हूँ मैं ml। तो मोलरिटी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय कितना 1000 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा हम लोगों को 250। तो 250 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ से मोलरिटी इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा 25 अपॉन कितना बचेगा 40, और यहाँ मेरे पास कितना बचेगा 4, ठीक है। 4 से ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स। तो m इज इक्वल टू जो आएगा वो मेरे पास कितना आएगा 2.5 मोल पर लीटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ऐसे सब अभी क्वेश्चन को और थोड़ा सा अपन हायर स्तर पे लेके जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो क्या आता है, सेकंड पॉइंट हमारे पास आती है मोलेलिटी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन होती है कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। बस ये अंतर है सबसे बड़ा कि मोलरिटी में तो सॉल्यूशन लिया जाता है और मोलरिटी में सॉल्वेंट लिया जाता है। वहाँ बात करते हैं हम वॉल्यूम की, यहाँ बात करते हैं हम वेट की। डिफरेंस क्या लिख रहा हूँ मैं इसके बीच में, अगर मैं यहाँ मोलरिटी लिख दूँ या स्मॉल m लिख दूँ, मोलरिटी लिख दूँ, तो यहाँ तो हम डिस्कशन करते हैं सॉल्यूशन का, जबकि हम यहाँ पे किसका डिस्कशन करते हैं, सॉल्वेंट का। दूसरी चीजें यहाँ लिया जाता है वॉल्यूम, वो भी किसका, सॉल्यूशन का, जबकि यहाँ हम डिस्कस करते हैं वेट के बारे में, और वो वेट किसका लिया जाता है, सॉल्वेंट का। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंस है ताकि आपको याद हो जाए, ये डिफरेंस है मोलरिटी में, ठीक है। अच्छा एक बात और भी है कि ये टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, जबकि ये टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। फॉर्मूला बनाते हैं इसका, फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब नीचे आएगा वेट ऑफ, किसका वेट आएगा, सॉल्वेंट का वेट आएगा। अगर आपने उसको किलोग्राम में ले रखा है तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर आप उसको ग्राम में लेते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर आपने इसको किस में ले रखा है, ग्राम में ले रखा है। इसके बाद अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट मोल पर केजी हो सकती है, यूनिट हो जाएगी इसकी क्या,
यूनिट हो जाएगी मोल पर क्या आ जाएगी केजी। अभी बता ही दिया मैंने टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती है, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब है ना इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो कैसा बनता है, या अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि मोलरिटी आपको दे देता है और मोलरिटी आपसे पूछता है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका जो हम कहते हैं लॉन्ग मेथड, और एग्जाम की पॉइंट ऑफ से क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है तो उसको हम छोटे मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा बनता है। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3m NaCl 3m NaCl दे रखा है आपको, ठीक है, 3m NaCl दे रखा है। फाइंड मोलैलिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। ये आपसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 3m NaCl है तो उसमें आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है और डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन हमारे पास। अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, तो इसके हमारे पास दो तरीके मैंने आपको जैसा कहा था, एक होता है लॉन्ग मेथड जो हमें चीजें समझाएगा कि कैसे होती है, और एक होता है शॉर्ट मेथड। तो पहले हम लोग लॉन्ग मेथड समझते हैं। हमारे ब्रेन में आ रहा है कि व्हाट इज 3m NaCl, तो 3m NaCl का मतलब मैंने आपको बताया था, 3m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कैसे, 3m की जगह लिख दिया मैंने मोल पर लीटर और यहाँ लगा दिया मैंने NaCl। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया था मोलरिटी की जो यूनिट होती है ना वो होती है मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 3 मोल पर लीटर NaCl। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास, यानी ऐसा कर देता हूं मैं कि 3 मोल NaCl जो होगा ना वो प्रेजेंट होगा किसके अंदर, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन में। डेफिनेशन भी यही कहती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने मोल है, 3 मोल है, किस में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में। कितने सॉल्यूशन में, 1000 मिलीलीटर में या 1 लीटर में। तो इस लाइन को पढ़ के हमें दो चीजें समझ में आ रही है, एक कि जो सॉल्यूट के मोल है ना, सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट है कौन, बेसिकली NaCl। तो अब मैं ना सॉल्यूट नहीं लिखूंगा, मैं NaCl लिखूंगा ताकि क्लियर हो जाए। तो इसको हटा के मैं इधर लिख देता हूँ कि सॉल्यूट जो है हमारा वो NaCl है और इसके जो मोल गिवन है वो कितने गिवन है, 3 मोल गिवन है, ठीक है। इसी लाइन को पढ़ के एक बात और भी समझ में आ रही है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना वो कितना आ गया मेरे पास, बताइए, 1000 मिलीलीटर आ गया। देखें अब क्या करें हम लोग, हमें निकालना क्या है, मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 और डिवाइडेड बाय होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दे दिया गया, कितना होगा, 3 इंटू 1000 अपॉन, नीचे हमें निकालना पड़ेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सबसे बड़ा इशू है कि सॉल्वेंट का वेट चाहिए, और सॉल्वेंट के बारे में इस क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन हिंट दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। हमें यहाँ से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml दे रखा है। अब हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और यहाँ से यहाँ आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो निकाल लिया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में निकाला तो कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना आएगा बताइए, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करूंगा तो वो क्वेश्चन में दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा हमें, 1000 ml। ml से ml कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो कितना आएगा, 1200 ग्राम। यानी सॉल्यूशन का जो वेट था वो 1200 ग्राम था। अभी भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को सॉल्वेंट का वेट चाहिए, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि सॉल्यूशन का कितना वेट था, 1200 ग्राम था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मुझे पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है क्वेश्चन में वो कितना दे रखा है, 3। इसको मैं लिख देता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट जो आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, 3 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मेरा NaCl है, NaCl का मोलर मास होता है 58.5। कितना होता है, 58.5। इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, 15
है ना, ये हो जाएगा, ये आएगा 175.5 ग्राम। कितना आ रहा है? 175.5 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से अब सॉल्वेंट का जो वेट आएगा, सॉल्वेंट का वेट वो कितना आएगा? सॉल्यूशन का वेट आया 1200, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 175.5। अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा बताइए? 175.5 और 1200 में है ना, अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना आंसर आता है? आई थिंक ये आएगा मेरे हिसाब से 1024.5 आएगा मेरे हिसाब से। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 1024.5 175.5, हाँ सही है। कितना आ रहा है? 1024.5। फिर भी एक बार देख लेना कैलकुलेशन में अगर कोई इशू हो जाए, ठीक है ना। कैलकुलेशन जो है वो पार्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो सॉल्वेंट का जो यहाँ से वेट आ गया वो आ गया 1024.5 ग्राम आ गया। बस अब हमारा काम हो गया, हमारे पास सॉल्वेंट का वेट आ गया। अब इसमें रख देते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना आएगा? मोलेलिटी इज इक्वल टू 3 × 1000 और सॉल्वेंट का वेट आया 1024.5। तो यहाँ से स्मॉल m इज इक्वल टू, ऊपर तो आएगा 3000 और नीचे आएगा 1024.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 2.9 के आसपास आएगा। ठीक है, एक बार डिवाइड करके देख लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लगभग 2.9 के आसपास आएगा। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है ना। आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, बहुत लॉन्ग मेथड हो गया। पहले हमने सॉल्यूशन का वेट निकाला, फिर हमने सॉल्यूट का वेट निकाला, फिर फॉर्मूले में रखा, तो काफी लंबा मेथड हो गया। बट है ना, में मेथड आना चाहिए। इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन मोलरिटी कैपिटल M एंड मोलरिटी स्मॉल m। अगर हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। रिलेशन होता क्या है कि स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन D इंटू 1000 माइनस कैपिटल M इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हमें ये रिलेशन याद हो जाए तो हमारा आधा काम हो जाएगा। कैसे? देखिए, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3 इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी की वैल्यू भी दे रखी है क्वेश्चन में 1.2 इंटू 1000 माइनस m की वैल्यू दे रखी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कौन था? NaCl, उसकी वैल्यू होती है 58.5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3000 अपॉन इधर बचेगा 1200 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 175.5 आएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा? 3000 अपॉन 1024.5। तो देखो सॉल्व करने पर अभी भी कितना आ रहा है? 2.9। तो देखिए कितना आसान हो गया है ना। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो विद इन ए सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में रखा, आंसर डायरेक्ट आ गया। वहाँ हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी कि पहले हमें सॉल्यूशन का वेट निकालना पड़ेगा, फिर सॉल्यूट का वेट निकालना पड़ेगा, फिर डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बट तरीका आना चाहिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, 2 टॉपिक हो गए, अभी और भी करवाएंगे इनके ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक आता है हमारा, उसको अपन क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसको हम नोट कर रहे हैं x से। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन क्या है तो देखिए, पहले डेफिनेशन समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन की इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ कंपोनेंट का मोल होता है और डिवाइडेड बाय टोटल मोल। जैसे अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है तो कंपोनेंट हो जाएगा Na और टोटल मोल मान लेते कितना हो जाएगा? Na प्लस Nb। इसी टाइप से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है तो कंपोनेंट का मोल हो जाएगा Nb और ये हो जाएगा Na प्लस Nb। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक खास बात ये है कि मोल फ्रैक्शन जो है सभी क्वांटिटी का 1 के इक्वल होता है। यानी मोल फ्रैक्शन कितने भी हो हमेशा उसका एडिशन 1 आएगा। यानी किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा 1 से कम आएगा एक कंपोनेंट का। हाँ, कंपोनेंट ही एक हो तो बात अलग है, लेकिन अगर 2-3 कंपोनेंट है तो हमेशा 1 से कम आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
इसके बाद यूनिट की अगर मैं बात करूं तो खास बात ये कि ये यूनिट लेस होती है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, ये क्वांटिटी भी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इसमें अभी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि जब तक हमें चीज समझ में नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन हो भी नहीं पाएंगे। ठीक है, एक बार चलिए एक क्वेश्चन इसमें करवा ही देते हैं पहले ताकि इजीली हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल MOLAL मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज 1 मोलल। तो देखिए यहाँ है ना, पहले मैं मीनिंग लिख रहा हूँ 1 मोलल का। 1 मोलल इज जस्ट लाइक ए मोललिटी। 1 मोलल का मतलब किसके बराबर होता है? मोललिटी के बराबर होता है। अब मोललिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि 1 मोलल का मतलब हो जाएगा 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें 1000 ग्राम, और आगे आ जाएगा मेरे पास क्या? सॉल्वेंट। यानी 1 मोल सॉल्यूट को अगर 1000 ग्राम में ऐड कर दिया जाए सॉल्वेंट में तो उसको अपन कहते हैं 1 मोलल। मोलल का मतलब मोललिटी, और जो मोललिटी की डेफिनेशन होगी वही मोलल होगा। अब इस लाइन से हमें क्या मतलब समझ में आ रहा है? तो देखिए अब हमारे पास 2 कंपोनेंट हो गए। एक तो हो गया हमारे पास कौन? सॉल्यूट, और दूसरा हमारे पास कौन सा कंपोनेंट हो गया? सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूं सॉल्यूट की तो वो तो दे रखा है क्वेश्चन में, कितना मोल दे रखा है? 1 मोलल दे रखा है, 1 मोल मतलब। जबकि सॉल्वेंट हमें 1000 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? 1000 ग्राम। और लास्ट में एक लाइन रखी एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट वाटर होगा। तो यहाँ से मोल जो आएगा सॉल्वेंट का गिवन मास कितना आएगा? 1000 अपॉन मोलर मास वो कितना होता है? 18। तो यहाँ से वाटर का जो मोल आ गया मेरे पास वो कितना आ जाएगा? 55.5 मोल। तो वाटर का मोल भी आ गया मेरे पास, और मेरे पास सॉल्यूट के मोल भी आ गए। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो निकालना क्या है हमें? मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका? सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो आएगा, कैसे निकालेंगे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन? ऊपर आएगा सॉल्यूट का मोल और नीचे आता है टोटल मोल। तो टोटल मोल में सॉल्यूट भी आएगा और सॉल्वेंट भी आएगा। यहां से सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्यूट का दे रखा है 1 मोल अपॉन यहाँ 1 प्लस यहाँ आएगा 55.5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 56.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.017 आता है। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा कितना? 0.017। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? तो 1 मोलल का मतलब अगर आपको पता होता तो ये क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाता। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो है 4th नंबर पे W/W परसेंटेज, या इसी को अपन कहते हैं परसेंटेज बाय मास। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? परसेंट W/W इज इक्वल टू होता है, ऊपर तो आता है W सॉल्यूट, नीचे आता है W सॉल्यूशन, और यहाँ आता है हमारे पास क्या? 100। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 100। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि टेम्परेचर पे ये भी डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। अगला पॉइंट ये कि अगर आपसे जैसे कह दे कि 10% W/W NaOH दे दे या यूरिया दे दे, चलिए, तो इसका क्या मतलब होगा? तो 10% W/W यूरिया का मतलब होता है कि 10 ग्राम यूरिया जो होगा, 10 ग्राम यूरिया जो प्रेजेंट होगा, 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर आपको मतलब पता नहीं चलेगा तो हमारा काम नहीं होगा। 10% W/W यूरिया का मतलब है 10 ग्राम यूरिया किसमें प्रेजेंट होगा? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। 10 ग्राम यूरिया सॉल्यूट हो गया, किसमें प्रेजेंट है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए हमें। ठीक है, या फिर ऐसे दे दे कि 5% W/W X दे दे, इसका मतलब हो जाएगा 5 ग्राम X प्रेजेंट इन किसमें प्रेजेंट होगा? 100 ग्राम, 100 ग्राम किसके अंदर? सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए
W/W को यहाँ स्टॉप करते हैं हम लोग। इसी के क्वेश्चन जो है अगले क्लास में डिस्कस कराएंगे। तीनों को मिक्स करके मोलरिटी दे रखी हो तो मोलरिटी निकाल लियो, W/W दे रखा हो तो मोलरिटी निकाल लियो, या फिर मोल फ्रैक्शन निकालना दे रखा हो W/W निकालना हो। तो ये सवाल जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।